हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लासेज। थर्ड लेक्चर रहेगा आपका वेक्टर चैप्टर। सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे सदिश गुणनफल एंड अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमने कंपोनेंट बनाना सिखा दिया है और दो सदिशों के सदिश का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हमने बात कर ली है कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल पूर्वक जानकारी कर ली है पहले ही लेक्चरों में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स अदिश गुणनफल एंड सदिश गुणनफल, यानी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले सदिश में दो प्रकार के सदिश होते हैं, एक तो होते हैं अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल। तो आज हम गुणनफल की बात करने वाले हैं। सबसे पहला होता है आपका अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। सेकंड होता है आपका सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल। ओके, अब देखो अदिश गुणनफल क्या होता है। इसे कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट इंग्लिश में। सदिश गुणनफल को कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट इंग्लिश में। इसे हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। डॉट आ जाए तो अदिश गुणनफल की बात होगी, यदि क्रॉस आ जाए तो सदिश गुणनफल की बात होगी। अदिश गुणनफल में डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है, सदिश गुणनफल में डायरेक्शन का रोल होता है। यदि सदिश गुणनफल में डायरेक्शन आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट, यदि अदिश गुणनफल में डायरेक्शन नहीं आए तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सदिश गुणनफल में डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और अदिश गुणनफल में डायरेक्शन का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, सदिश गुणनफल में डॉट का, मेरा मतलब अदिश गुणनफल में डॉट का काम आएगा। और सदिश गुणनफल में यदि एन कैप जुड़ जाए, जैसे आपने सुना होगा सिंगल और डबल। पहले तो सिंगल होता है अदिश गुणनफल, यदि डबल हो जाए यानी एक और जुड़ जाए उसके साथ, सिंगल के साथ एक और जुड़ जाए, मेरा तो आप समझ गए होंगे, तो वो होता है आपका एन कैप। ये सिंपल सा एग्जांपल है आपके लिए। यदि एन कैप आ जाए तो यूं समझो डबल जोड़ी बन गई, इसलिए इसे हम कहेंगे सदिश गुणनफल। सिंगल है आपका क्या, अदिश गुणनफल, यानी क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम डिटेल पूर्वक बात करते हैं अदिश गुणनफल की और सदिश गुणनफल की। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश गुणनफल को, छेड़ते हैं टॉपिक को। देखो, ये होता है आपका ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया ए वेक्टर और मैंने इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। ओके, दोनों के मध्य थीटा एंगल बन रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये क्या है आपका थीटा एंगल। यदि हम एक और स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं कि दो सदिशों का मैग्नीट्यूड या दो सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का परिणामी उनकी क्या, कॉस की कोज्जा या थीटा एंगल की कोज्जा के इक्वल है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहां तक क्लियर कि दो सदिशों का परिणाम, दो सदिशों का परिणाम उनके कॉस की कोज्जा या उनके कोण की कोज्जा के इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो, इससे एक न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल कौन सा बनेगा, उससे पहले हम व्युत्पन्न करेंगे फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला कौन सा व्युत्पन्न होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एक सिंपल से फॉर्मूले की। तो इससे एक फॉर्मूला व्युत्पन्न होता है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर हमेशा आपको ये सिंबल बताता है कैप का, मेरा मतलब वेक्टर का, और ये सिंबल बताता है आपका कैप। कैप और वेक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। कैप का सिंबल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ये होता है आपका कैप और ये होता है आपका वेक्टर का सिंबल। ये होता है वेक्टर का सिंबल, ये होता है आपका कैप का सिंबल। ये कुछ प्रॉपर्टी है फिजिक्स के अंदर। ओके, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, यदि आपको दो डंडे खड़े मिल जाएं परपेंडिकुलर और उसमें बंद एक क्वांटिटी मिल जाए आपको ए वेक्टर, तो हम उसे बोलेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर
मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आपको बोलना आना चाहिए। इनटू में हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये होता है सिंपल सा स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ओके, यदि हम इसका मेकअप करना चाहें तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। cos थीटा साधारण लैंग्वेज में आप कहेंगे cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये है सिंपल रूप इस फॉर्मूले का। ओके, अब देखो हम बात करते हैं अदिश गुणनफल। सबसे पहले आपने बोली थी या मैंने बोली थी कि इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? फर्स्ट एग्जांपल रहेगा आपका वर्क बराबर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर में बल इनटू विस्थापन। कार्य बराबर में बल इनटू विस्थापन एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ध्यान से देखो, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसमें ना कि क्रॉस का चिन्ह आएगा, इसमें आएगा डॉट का चिन्ह। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कार्य बराबर में बल इनटू विस्थापन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी का नाम। तो W बराबर में F डॉट S, इसे हम नाम बोलते हैं वर्क बराबर में या वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, S आपका डिस्प्लेसमेंट है, F आपका फोर्स है और W आपका क्या है? वर्क है। तो इन पर लग जाएगा W वेक्टर, F वेक्टर और X वेक्टर, इसलिए आपका ये क्वांटिटी एक स्केलर प्रोडक्ट है। यहां तक क्लियर? अब देखो सेकंड एग्जांपल क्या आता है। सेकंड एग्जांपल है कि यह एक अदिश राशि है, यह अदिश गुणनफल है या यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। ओके, इसी में ऐड कर लेना इसी एग्जांपल को, ठीक है? इसी में ऐड है ये, क्योंकि अदिश राशि कौन सी है? वर्क बराबर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड एग्जांपल क्या है? यह किरण विनिमय के नियम का पालन करता है। कौन से नियम का पालन करता है? स्केलर प्रोडक्ट किरण विनिमय के नियम का पालन करता है। इंपोर्टेंट है, इसलिए इस पर स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। ओके, बहुत ही इंपोर्टेंट है। यह किरण विनिमय के नियम का पालन करता है। किरण विनिमय का नियम क्या कहता है? ध्यान से देखते जाइए। किरण विनिमय के नियम का पालन कौन करता है? स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब देखो कैसे करेगा ये किरण विनिमय के नियम का पालन। आपने पढ़ा होगा एक न्यूमेरिक वैल्यू मैथमेटिक्स में कि हम 6 इकाई ले लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट 6 ले लेते हैं। यदि आप इसे 2 इंटू 3 लिखेंगे तो भी 6 आएगा, यदि आप इसे 3 इंटू 2 लिखें तो भी 6 आएगा। इसलिए इस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या आप इसे 2 इंटू 3 लिखो या इसे आप 3 इंटू 2 लिखो, आएगा ही आएगा, यूनिट इकाई 6 आएगा। ठीक है? यह आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1 होता है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। सपोज आपने एक रोटी का टुकड़ा लिया, या उसे टेढ़ा करके खाओ या आप उसे सीधा करके जाओ, जाएगा तो पेट में ही जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि 6 को आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर में 1 ही आएगा। या आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल लो। अब मैंने इतनी राम कथा आपको समझाई, वो किस लिए समझाई? इसीलिए मैंने समझाई आपको ये राम कथा कि यह किरण विनिमय के नियम का पालन कैसे करेगा। सपोज मैंने ले लिया 2 फिजिकल क्वांटिटी यूज में, जैसे ये आपका क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब मैं इसका मेकअप करूं तो इसी प्रकार से मैं इसका मेकअप करूंगा। मैंने इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, मैंने इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। अब मैं इक्वल में इसे 3 इंटू 2 की फॉर्म में लिखूंगा। 3 को मैंने यहाँ पर बी वेक्टर माना, 2 को मैंने यहाँ पर ए वेक्टर माना।
तो मैं इसे लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं इक्वल में या बराबर में बी वेक्टर डॉट सी मेरा मतलब ए वेक्टर बोल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, मेरा मतलब थर्ड एग्जांपल है आपका कि यह वितरण के नियम का पालन करता है। वितरण यानी फैलाना। ओके, अब देखो यह वितरण के नियम का पालन करेगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं वितरण के नियम का पालन। ठीक है, वितरण के रूल को ये फॉलो करता है। कौन करता है? अदिश गुणनफल। ध्यान से देखो, वितरण नियम। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको याद करने में थोड़ा चैलेंज आ सकता है इसको। ये आपका क्या है? ए वेक्टर, और कोष्टक में ये आपका क्या है? बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। ओके, बराबर में मैं इसे लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस में सी वेक्टर, और ए वेक्टर को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये क्या है? वितरण के नियम का पालन। या आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो, या आप प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख दो। ओके, अब देखो यदि मैंने ये फॉर्मूला निकाला था किस लिए यूज करने के लिए निकाला था। अब देखो मैं इसे समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल पर रख के देखूंगा, 180 डिग्री के एंगल पर रख के देखूंगा, और 0 डिग्री के एंगल पर रख के देखूंगा क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसी की हम इसी क्लास में अभी चर्चा करेंगे। आपका सेकंड एग्जांपल रहेगा समकोणिक त्रिभुज। सेकंड एग्जांपल आपका क्या रहेगा? थीटा बराबर में 90 डिग्री के एंगल पर रख देता हूं। 90 डिग्री का एंगल अपने आप में एक सॉलिड एंगल है, मेरा मतलब उसे ठोस कोण मत मान लेना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन एंगल है। जब कभी भी थीटा मतलब थीटा बराबर हम मानते हैं तो बहुत से स्टूडेंट थीटा बराबर 90 डिग्री का एंगल यूज करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध है, इसलिए हम 90 डिग्री का एंगल रखेंगे। ऐसा नहीं है 90 डिग्री का एंगल ही रखेंगे, हम थीटा बराबर में 180 डिग्री का एंगल भी रखेंगे और थीटा बराबर में 0 डिग्री का एंगल रखेंगे। क्यों रखा है मैंने 90 डिग्री का एंगल? क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को इसका वैल्यू पता होती है, बल्कि थीटा बराबर में 180 की वैल्यू किसी को भी नहीं पता होगी अभी फिलहाल, और थीटा बराबर 0 की वैल्यू भी नहीं पता होगी। इसलिए मैं पहले 90 डिग्री का एंगल यूज कर लेता हूं। अब देखो मैं इसमें थीटा बराबर 90 रखूंगा, तो देखो अब मैं यूज करता हूं इसको। ध्यान से देखो यूज कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखो। थीटा बराबर मैंने मान लिया 90 डिग्री का एंगल, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मान लेते हैं हम इसे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, बराबर में क्या है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और थीटा बराबर 90 डिग्री, मैंने थीटा बराबर क्या रखा था 90 डिग्री, यानी cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है हमेशा 0, और sin 90 की वैल्यू हमेशा होती है 1, और sin 45 की वैल्यू होती है हमेशा 1/√2, और cos 45 की हमेशा वैल्यू होती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू होती है हमेशा 2/√3, नहीं 3 अंडर रूट में 3 आ जाएगा, बट्टे 2 आ जाएगा, मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं इन वैल्यूओं को याद करने में। इसलिए cos 90 की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पर 0, मानी क्या होती है 0। ओके, तो cos 0 ये सभी को खत्म कर देगा, इसलिए इन पर साइड इफेक्ट पड़ गया। ओके, ये खत्म हो गए, 0 आएगा, 0 किसी भी वैल्यू से टकराएगा 0 ही बना के चले जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में क्या आ जाएगा 0। ओके, अब मैं रखता हूं 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल क्या बताता है? ये बताता है कोप्लेनर वेक्टर को। मेरा मतलब इस पर कोई भी किसी का अधिकार नहीं है, ये अपने आप में 0 है, और 0 रख के क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर हम देखते हैं। फिर हम रखेंगे 80 डिग्री का एंगल रखेंगे हम, मेरा मतलब 180 डिग्री का एंगल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे अब थोड़ा डिफिकल्ट आएगा आपका टॉपिक। अब देखो पांचवा पॉइंट आपका क्या आएगा, थीटा बराबर में आएगा आपका 0 डिग्री का एंगल। हमेशा याद रख लेना, यहाँ पर थीटा बराबर 0 आ जाए और थीटा बराबर 0 हम कोस में रखें तो कोस 0 की वैल्यू हमेशा होती है 1, याद रख लेना, और साइन 0 की वैल्यू हमेशा होती है 0। ठीक है, अब देखो मैं थीटा बराबर 0 की बात करता हूं, तो वो ही मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ क्या आ जाएगा बी वेक्टर cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, बराबर में क्या आ जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 होगा, तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन वैल्यूओं पर, इसलिए ये वैल्यू अपने आप में फ्रीडम है, अपने आप में स्वतंत्र है।
तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ मेरा मतलब वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसलिए इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट पड़ता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री के एंगल पर पड़ता है, इसलिए जीरो बना के चला गया। यही होता है 90 डिग्री का खेल, इसलिए यूज करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट। आगे सॉल्व करना नहीं पड़े, नहीं की नहीं वैल्यू खत्म हो जाए, इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं रखता हूँ थीटा बराबर होने 90 डिग्री की बात कर ली, थीटा बराबर 0 की बात कर ली, थीटा बराबर होने 180 की बात करनी है, बल्कि बात नहीं की है। तो हम थीटा बराबर 180 की बात कर लेते हैं, आपको वैल्यू पता होगी। देखते हैं थीटा बराबर 180, वही मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर यूज कर लेता हूं मैं इसको। ओके, इसको मैं खत्म करता हूं यहाँ से आगे। यहाँ पर यूज करता हूं मैं थीटा बराबर, छठवां पॉइंट है आपका, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 180 का एंगल। ओके, अब देखो थीटा बराबर में 180 का एंगल रखूंगा इसमें, तो देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा की वैल्यू कितनी है 180 इक्वल में आपका क्या रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है हमेशा माइनस का एक रहेगा, तो ये इनको माइनस बना के चला जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, इसको गायब कर देंगे, खाली लिखेंगे हम मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वैसे ये माइनस बन जाएंगे, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि cos 180 की वैल्यू हमेशा माइनस का एक होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो हमने 6 पॉइंट की बात कर ली है, अब बात करेंगे हम सदिश गुणनफल अदिश गुणन की, सदिश गुणन की बात करेंगे। हमने अदिश गुणनफल की बात कर ली है, अब बात करेंगे हम सदिश गुणनफल के बारे में। ओके, उससे पहले 2 पॉइंट आपके बचे हैं शेष, 2 पॉइंटों के हम बारे में बता देते हैं। आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा या रटाया गया होगा कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल जे कैप डॉट जे कैप इक्वल के कैप डॉट के कैप बराबर में क्या होता है, एक होता है। आपने सीधे सीधे रट लिया होगा कि एक ही होगा। क्यों होगा एक, उसके पीछे का आपने राज नहीं जाना होगा। क्यों नहीं जाना होगा, क्योंकि आज अक्सर जो आपको टीचर करा देते हैं तो उनसे आप मतलब दोबारा पूछने में मतलब शर्माते हैं। तो 11th फिजिक्स में ऐसा ही हुआ, मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ था। अब मैं उसका राज खोलने वाला हूँ, क्यों आया एक वैल्यू, क्यों आई एक वैल्यू, किस लिए एक वैल्यू आई थी। आपको अच्छों के बारे में पता होना चाहिए, आपके लिए बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से आपका ये पॉइंट क्लियर होने वाला है। अब देखो कि आई कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप बराबर में एक वैल्यू कैसे आई। यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से जल्दी आप ले सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो अब देखो मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आई कैप और जे कैप और के कैप की वैल्यू कैसे एक आती है। ध्यान से देखो, तो देखो हमने 6 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। और 7वां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। 7वां पॉइंट है आपका स्केलर प्रोडक्ट का। ये आपका क्या होता है पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव वाई अक्ष, बल्कि ये एक्स अक्ष नहीं होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई अक्ष, ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये होता है आपका नेगेटिव वाई अक्ष, ये होता है आपका नेगेटिव एक्स अक्ष। नेगेटिव पॉजिटिव और अक्षों के बारे में आप शुरू से ही 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। नहीं पता हो तो ये होता है पॉजिटिव का मीन्स होता है धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष, यहाँ तक क्लियर। और नेगेटिव का मीन्स होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक वाई अक्ष, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये पर और बता देता हूँ फिर से, और ये आपका क्या है वाई अक्ष पॉजिटिव, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इन दोनों के मध्य में मैंने 90 डिग्री का एंगल रख लिया। क्या रख लिया मैंने 90 डिग्री का एंगल रख लिया, और मैंने यहाँ पर मान लिया एक और अक्ष जेड अक्ष। क्या मान लिया जेड अक्ष, यहाँ तक क्लियर। मैंने इसको नाम दे दिया जेड अक्ष, यहाँ तक क्लियर। क्योंकि
जो भी हम वेक्टर चैप्टर में पढ़ते हैं तो उनके लिए हम 3 अक्ष काम में लेते हैं। 3 अक्ष क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि एक्स अक्ष आई कैप के साथ आता है, वाई अक्ष जे कैप के साथ आता है और जेड अक्ष के कैप के साथ आता है। यहां तक क्लियर? एक्स अक्ष आता है आपका किसके साथ? आई कैप के साथ आता है। ये होता है आपका आई कैप, ये होता है आपका आई कैप, ये होता है आपका जे कैप, ये होता है आपका के कैप। अब देखो मैंने आपके लिए बताया था कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर में जे कैप डॉट जे कैप बराबर में के कैप डॉट के कैप इक्वल में क्या होता है? 1 होता है। ये वैल्यू कैसे आई इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। अब देखो मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला व्युत्पन्न करवाया था स्केलर प्रोडक्ट में। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, ओके, और इनटू में cos थीटा इक्वल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो मैं निकाल रहा हूं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य में। यहां पर आपका क्या दे रखा है? ओनली मैं एक ही के बारे में बात करूंगा, ओनली आई कैप के बारे में। यहां पर इंटू हो रहा है आई कैप और आई कैप। यदि यहाँ आई कैप और जे कैप होता तो 90 डिग्री के एंगल की बात होती। यहाँ पर ओनली आई कैप हो रहा है तो समांतर है, बिल्कुल आई कैप समांतर है, इसलिए थीटा बराबर 0 आएगा, ना कि 90 आएगा। ठीक है, क्योंकि समांतर है, समांतर का गुणा हो रहा है। आई कैप यही की बात हो रही है, एक्स अक्ष की बात हो रही है, ना कि वाई अक्ष की बात हो रही है। यदि यहाँ आई कैप डॉट जे कैप आता तो 90 डिग्री के एंगल की बात होती। हम बात करने वाले हैं ओनली आई कैप डॉट आई कैप, ओके, क्योंकि समांतर है, कोप लेनर है, समांतर है, थीटा बराबर 0 एंगल रखना होगा। अब देखो मैं थीटा बराबर 0 एंगल रखूंगा, क्या इस पर कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा? यदि पड़ेगा तो ये हमारा वैल्यू गलत आएगा, यदि नहीं पड़ेगा तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी गलत। ध्यान से देखो, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर cos 0 की वैल्यू इक्वल में ए वेक्टर बी वेक्टर। cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 का गुणा इससे कराएंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। यदि ये 0 हो जाता, ये 0 से 0 कट जाता, बिल्कुल खत्म हो जाता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आता तो ये हमारा वैल्यू गलत होती। इसलिए मैंने बता दिया है आपके लिए इसका समाधान कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप और बराबर में क्या होता है? 1 होता है, इसलिए आया ये 1। ओके, क्यों आया? क्योंकि हमने थीटा बराबर 0 रख लिया है, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप ओनली कोप्लेनर की बात कर रहा है, समांतर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट पता होगी, क्योंकि समांतर है, थीटा बराबर 0, एक्स अक्ष की बात हो रही है। यदि यहाँ आई कैप और जे कैप आ जाता तो 90 डिग्री के एंगल की बात हो जाती। यदि यहाँ 90 डिग्री के एंगल की बात होती तो ये 0 आ जाता। यदि यहाँ पर मैं आपकी बात करूं कि यहाँ आई कैप जे कैप डॉट जे कैप आई कैप के कैप, मतलब विपरीत आते यहाँ पर अपोजिट आते, जैसे आई कैप का गुणा जे कैप के साथ होगा, जे कैप का गुणा आई कैप के साथ होगा तो इक्वल में 0 आता, क्योंकि समान है तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 कैसे आया पूरा मैंने सॉल्यूशन बता दिया है आपके लिए। ओके, यहाँ तक आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट में बताएं। अब मैं नेक्स्ट इसी क्लास में वेक्टर की बात करूंगा। कौन से वेक्टर की बात करूंगा? मैं सदिश गुणनफल की बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका है स्केलर प्रोडक्ट का। अब मैं बात करूंगा किसकी? सदिश गुणनफल की, यानी सिंगल से डबल कैसे बनता है। ध्यान से, अब तो हम सिंगल की बात कर रहे थे, अब हम डबल की बात करेंगे, सिंगल से डबल कैसे बनता है सदिश गुणनफल। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब देखो सिंगल से डबल, धनिया से पुदीना कैसे बनाना है आपको, ध्यान से देखो। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है आपका? सेकंड पॉइंट है आपका सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस की बात आ जाए तो क्या होगा? वेक्टर, सदिश वेक्टर है और गुणनफल प्रोडक्ट। ओके, अब देखो इसमें डायरेक्शन आएगी, इसमें डायरेक्शन का रोल है, इसमें दिशा का रोल है, इसलिए दिशा का रोल है तो एन कैप का इसमें गुणा हो जाएगा। वो कैसे? ध्यान से देखते जाइए। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला वो क्या आता है? ये आता है इसका फॉर्मूला, वही मैंने आपके लिए डेफिनेशन बताई थी। ये आपका क्या है? ए वेक्टर
ये आपका क्या है, बी वेक्टर, और दोनों की कोण की कोण जाके इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंगल से ये डबल बन जाएगा और कुछ भी नहीं है। देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसमें आएगा साइन थीटा एन कैप बराबर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब मैंने यहाँ पर साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमेशा साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट को दर्शाता है और डॉट प्रोडक्ट को कोस थीटा दर्शाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जहां पर डॉट आ जाए, यहाँ पर अदिश की बात हो, जिस जगह पर अदिश की बात हो, हमेशा जो समझो कोस की बात होगी। जहां पर क्रॉस की बात होने लगे, यानी इनटू के निशान की बात होने लगे, क्रॉस की बात होने लगे, तो हमेशा वहां पर आ जाएगा आपका साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। एक डिब्बे में पैक कर लेना इसको इस प्रकार से। ओके, डॉट कॉस थीटा क्रॉस साइन थीटा, डॉट कॉस थीटा क्रॉस साइन थीटा। ओके, इसलिए इसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन के बराबर में ए वेक्टर बी वेक्टर। एन के बताता है इसकी डायरेक्शन को। ये बना है पनौती सिंगल से डबल, सिंगल से डबल बन गया, ठीक है, और वो सिंगल ही रह गया। ठीक है, ये होता है आपका सदिश गुणनफल। ऐसे ही आप इसमें विशेष स्थिति लगाना चाहें, विशेष स्थिति लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसकी स्थिति वही लागू होंगी जो मैंने आपके लिए अदिश गुणनफल में बताई थी। ठीक है, ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, ना ही वितरण के नियम का पालन करता है, क्योंकि डायरेक्शन आ गई तो क्या जरूरत पड़ रही है वैसी। तो यहाँ पर ही होता है ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट की हमने बात कर ली है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और मैंने पिछली क्लास में बेहतरीन लेवल से ये पढ़ाया है, कौन सा वेक्टर चैप्टर, उसको शुरू से अटेंड करें ताकि आपको ये बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आए। मिलेंगे हम लास्ट क्लास के साथ। थैंक यू।